ऑप्शन दिया गया, बसपा की सरकार थी, ऑप्शन दिया गया कि आपको मंत्री बनाया जाएगा, तमाम प्रलोभन लालच दिया, पर मैंने कहा नहीं, मैं कांग्रेस के साथ खड़ा रहूंगा। इसलिए अच्छा, आज की डेट में जो आप बीजेपी चुनाव जीतती, क्या वो धांधलीबाजी करके जीतती चुनाव, आपको ऐसा कुछ लगता है? देखिए, ये हर काम करते हैं, धांधलीबाजी भी करते हैं, पैसे खरीदते हैं, वोट कटवाते हैं, वोट बनवाते हैं, बूथ बदलवाते हैं, हर काम करते हैं। कोई काम ऐसा नहीं है जो ये, चाहे वो सरकार का पूरा दुरुपयोग करते हैं, प्रशासन का दुरुपयोग करते हैं, आयोग में भी जो आयोग का जो होना चाहिए, ये आयोग को निर्णय लेने चाहिए। जब पैसे बढ़ जाते हैं, साड़ियाँ बढ़ जाती हैं, कपड़े बढ़ जाते हैं, तो आयोग वहाँ संज्ञान लेता है, जब तक वहाँ सारा काम खत्म है। मैं बनारस की बात करूं, इस बार के चुनाव में मोदी जी ने कई 100 करोड़ रुपए खर्चा किया, सारे बाहुबलियों का इस्तेमाल किया, सारे के सारे जितने माफिया तंत्र थे सबका इस्तेमाल किया। सबके लिए गाइडलाइन एक समान है। तो मोदी जी को कैसे चुनाव जिताया जाए, इसमें सब लोग काम कर रहे थे। तो भाजपा हर तरीके के हथकंडे अपनाती है और कैसे भी चुनाव जीतना है, चाहे पैसा खर्चा करना हो, चाहे वोट बनवाना हो, चाहे लोगों को कैसे भी प्रभावित करना हो, उस पर काम करती है। आशीष पटेल कहाँ है? आशीष पटेल को, अरे पीछे को छिपे हैं भाई, छिपे हैं पीछे, जैसे ये छिपने का क्या कारण है? पर जिस तरीके का सम्मान देना चाहिए था, वो शब्दों को आप देख सकते हैं, वीडियो आप फिर से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि वहाँ सम्मान दिया गया और उनका अपमान किया गया। देखिए, बनारस में मोदी जी ने जो भी अभी तक काम किया है वो केवल दिखावटी है, कहीं पर भी जनता को लाभ नहीं मिल रहा। बिना लोगों को मुआवजा दिए, बिना लोगों को नोटिस दिए, लोगों के घर गिराया जा रहा है, लोगों के मकान गिराया जा रहा है और लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि वहाँ की जनता बहुत ऊब चुकी है, बहुत परेशान है। पहली बार तो आपको टिकट बीजेपी ने दिया। मैं बता रहा हूँ ना, पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी डीएनए में है और शुरू से कांग्रेस ही रहे हम लोगों ने सीखा आपस में एक दूसरे के साथ खड़े होना, ये जरूर वहाँ सीखा, पर जो अच्छाइयाँ थी वो सीख ली, जो उनकी बुराइयाँ थी, देश को तोड़ने का, समाज में बंटवारे का, हिंदू मुसलमान का, वो हम लोग नहीं सीख पाए, इसलिए उनके साथ नहीं रह पाए। यह मोदी की जागीर है बनारस हमारा है, हम काशी वासी हैं, हम गुजरात से नहीं आए, हम अल्मोड़ा से नहीं आए थे, हमारा घर है काशी। भगाएंगे इनको, भागने का समय आ गया है, हम मैदान छोड़ के भागने वाले हैं। जो सी पहले भाग गए, मोदी अब भाग जाएंगे। आप हमेशा विपक्ष में ही रहते हैं। 2009 में जब कांग्रेस की सरकार थी तब आप बीजेपी में थे, फिर आपने कांग्रेस का दामन थामा, तो ऐसा आप फिर विपक्ष में आ गए। है कि ऐसा क्यों आपके साथ? ऐसा हम लड़ने वाले लोग हैं, हमारे साथ जय हिंद सलामी हो चुकी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर दिक्कत कहाँ है कि हम किसी की चमचागिरी नहीं कर सकते। हम काशी वासी हैं, काशी की बात करते हैं। आज उसी काशी को बर्बाद कर दिया इन लोगों ने पूरी तरीके से। जो बनारसी मस्ती थी, मजा था, वो सब ध्वस्त कर दिया। इंडिया गठबंधन जो बना, ये क्यों बना है, किस लिए बनाया गया? इंडिया गठबंधन का कारण ये था कि जो एक समान विचारधारा की पार्टियां एकजुट खड़ी होकर एक साथ खड़ी रहेंगी, और जो आज ये आज भाजपा जो गठबंधन, एनडीए गठबंधन जो आज बना है, उसको उखाड़ने के लिए बनी थी। केजरीवाल जी कहते हैं कि कांग्रेस बी टीम के रूप में काम कर रही है, कांग्रेस और बीजेपी वाले मिलकर हमें हराना चाहते हैं। आप बताओ ना भाई, आप केजरीवाल का पुराना इतिहास देख लो। ये पहले ये भाजपा के अंदर काम करते थे, स्वदेशी जागरण मंच में, उनके खिलाफ मैं बता रहा हूँ, स्वदेशी जागरण मंच में थे, ये उसमें काम करते थे। ये विवेकानंद फाउंडेशन के मेंबर रहे हैं, आज भी हैं, आप पता लगा लेना। केजरीवाल जी, इनकी बीबी सुनीता केजरीवाल, दोनों लोग, ये लोग आरएसएस का काम करते थे। पूछ लेना संघ में काम करते थे नहीं करते। देखिए, केजरीवाल जैसा झूठा आदमी, जनता को ठगने वाला आदमी, और सचमुच अगर किसी ने दिल्ली में काम किया या दिल्ली के विकास का काम किया है, तो वो शीला जी ने किया, कांग्रेस पार्टी ने किया, तो उनके बेटे का हक है, मिलना चाहिए संदीप दीक्षित को। भाई, वहां की अगर जनता का किसी ने काम किया, दिल्ली को सुंदर बनाने का काम किया, तो कांग्रेस पार्टी के नेता हमारे शीला दीक्षित जी ने किया, और संदीप दीक्षित जी को निश्चित उनको समर्थन मिलना चाहिए और भारी मतों से वहां की जनता को जिताना चाहिए और केजरीवाल को बुरी तरीके से हराना चाहिए। अच्छा, राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा जो थी, जो उन्होंने यात्रा शुरू करी, उससे पहले उनकी जो छवि और जो मीम्स बनते थे, अधिकतर लोगों ने पप्पू के नाम से बुलाते थे, कुछ केंद्रीय मंत्री उनको पप्पू के नाम से बुलाते थे। तो आपको लगता है कि उससे कुछ बदलाव आया भारत जोड़ो यात्रा से? राहुल गांधी जी शुरू से अपने इश्यूज पे खड़े रहे। राहुल गांधी ने कभी समझौता नहीं किया, राहुल गांधी ने कभी झुकना स्वीकार नहीं किया। इस नाते भाजपा के लोग परेशान थे। राहुल गांधी जी सर्वमान्य नेता थे और सर्वमान्य नेता रहेंगे। उनके ब्लड में इस देश की सेवा है, इस राष्ट्र के प्रति सोच है, वो पूरी तरीके से देश के प्रति समर्पित है। यात्रा करने के पहले भी राहुल गांधी थे, यात्रा के बाद भी राहुल गांधी ही हैं। हम सब लोग कांग्रेस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे जब तक नरेंद्र दामोदर दास मोदी को बनारस से उखाड़ कर फेंक नहीं देंगे। कटिबद्ध हैं, वचनबद्ध हैं, कांग्रेस के साथ खड़े हैं और कांग्रेस के साथ खड़े रहेंगे। जिंदगी में जो लोग हक के लिए लड़ते हैं, वही लोग अक्सर तारीखें लिखते हैं। आज के हमारे पॉडकास्ट में एक खास मेहमान है। वो इसलिए खास है क्योंकि वो अपने निर्भीक अंदाज के बारे में जाने जाते हैं। काफ़ी तेज तर्रार व्यक्ति हैं, बोलने से पहले डरते नहीं हैं और कई बार अपने बोलने के चक्कर में विवादों में पड़ जाते हैं। जी हाँ, आज हम लोग बात करने वाले हैं अजय राय जी के बारे में, जिन्होंने
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके ही गढ़ में 2 बार चुनौती दे डाली। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका द मिलौर शो पे। धन्यवाद धन्यवाद। अभी जितना हम आपके बारे में पढ़ रहे थे, जो चीज़ें निकल रही थी, हमने देखा कि आपने अपने राजनीतिक जीवन की जो शुरुआत करी वो 1996 में बीजेपी से करी। उसके बाद फिर आप सपा में आए, फिर लेकिन ऐसा क्या हुआ कि आप कांग्रेस में आ गए? इसके पीछे क्या क्या रीजन रहा? देखिए, कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसने इस समाज के लिए, इस देश के लिए, इस पूरे अपने आप को समर्पित करके इस देश के लिए काम किया है। आप उठाकर देख सकते हैं, जब देश आज़ाद हुआ तो देश के पास कुछ भी नहीं था, जो स्थितियां थी, क्योंकि देश इतने सालों तक गुलाम था। तो कांग्रेस में जब आदरणीय जवाहरलाल नेहरू जी देश के प्रधानमंत्री बने, तो जिस सोच के साथ देश का निर्माण किया, चाहे मेडिकल के क्षेत्र में एम्स देख लीजिए, शिक्षा के क्षेत्र में आप IIM देख सकते हो, IT देख सकते हैं, और पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर इस देश के अंदर डेवलप किया और सबको जीने का अधिकार दिया, जियो और जीने दो। कांग्रेस की ये सोच रही। मैं इंडिपेंडेंट चुनाव जीता 2009 में, तो मेरे सामने ऑप्शन दिया गया, बसपा की सरकार थी, ऑप्शन दिया गया कि आपको मंत्री बनाया जाएगा, तमाम प्रलोभन लालच दिया, पर मैंने कहा नहीं, मैं कांग्रेस के साथ खड़ा रहूँगा। इसलिए क्योंकि हमारे पूर्वज, हमारे पिताजी, बड़े भाई और हमारे बड़े पिताजी, ये सब लोग कांग्रेस में रहे। फ्रीडम फाइटर परिवार रहा मेरा। परशुराम राय जी हमारे परिवार के थे, फ्रीडम फाइटर थे। बड़े भैया थे स्वर्गीय अवधेश राय जी, सब लोग कांग्रेस में थे। तो कांग्रेस ने जिसने इस देश के लिए दिया, तो आज कर्तव्य फर्ज हमारा बनता है कि हम सब लोग भी कांग्रेस के साथ खड़े रहें और कांग्रेस को मजबूत करें, क्योंकि यही जैसा एक राजनीतिक दल है जिसने इस देश की एक मजबूत नींव रखी, मजबूत आगे किया है इस समाज को, और एकजुटता का एक संदेश हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक साथ भाई भाई आपस में लेकर काम। आपने अपने बड़े भाई अवधेश राय जी के बारे में बात करी। 1991 में उनकी हत्या कर दी गई। 2023 में आपको इंसाफ मिला, लगातार आप उसके लिए लड़ते रहे, लेकिन बाद में पता चलता है कि मुख्तार अंसारी को पंजाब की गवर्नमेंट, उस समय जो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, वो यहाँ उत्तर प्रदेश नहीं भेज रही थी। तो आपके लिए वो क्षण कैसा था? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, ऐसा है, जो भी इसमें कानूनी दिक्कतें थी, सरकार की तरफ से कोई अड़चन नहीं था। अगर सरकार नहीं चाहती तो कैसे भेजती? पूरी तरीके से तो मैं समझता, कोर्ट तक भी चले गए। मैं निश्चित तौर से अपराधियों के साथ कभी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस का कोई भी प्रदेश का कोई नेता अपराधियों के साथ कभी नहीं रहा। जो अपराधी हैं उनको निश्चित तौर से उनको दंड मिले, ये कांग्रेस की सोच रही है। लेकिन आपको क्या लग रहा था कि उस टाइम की कांग्रेस पार्टी निश्चित तौर से कांग्रेस कभी भी कर रही थी? नहीं, कांग्रेस ने कभी समर्थन नहीं किया, कभी साथ नहीं दिया। अच्छा, आज की डेट में जो आप बीजेपी चुनाव जीतती, क्या वो धांधलीबाजी करके जीतती चुनाव? आपको ऐसा कुछ लगता है? देखिए, ये हर काम करते हैं, धांधलीबाजी भी करते हैं, पैसे खरीदते हैं, वोट कटवाते हैं, वोट बनवाते हैं, बूथ बदलवाते हैं, हर काम करते हैं। कोई काम ऐसा नहीं है जो ये, चाहे वो सरकार का पूरा दुरुपयोग करते हैं, प्रशासन का दुरुपयोग करते हैं। आयोग में भी जो आयोग का जो होना चाहिए, कि आयोग को निर्णय लेने चाहिए। जब पैसे बढ़ जाते हैं, साड़ियाँ बढ़ जाती हैं, कपड़े बढ़ जाते हैं, तो आयोग वहाँ संज्ञान लेता है, जब तक वहाँ सारा काम खत्म है। मैं बनारस की बात करूँ, इस बार के चुनाव में मोदी जी ने कई 100 करोड़ रुपए खर्चा किया, सारे बाहुबलियों का इस्तेमाल किया, सारे के सारे जितने वहाँ माफिया तंत्र थे सबका इस्तेमाल किया। वहाँ पर बनारस में कमिश्नर हैं, वो 5 साल से DM थे, कमिश्नर वही हैं। हम लोग कहते रह गए, लिखते रह गए, चुनाव आयोग से नहीं हटाया गया। क्यों नहीं हटाया गया? सबके लिए गाइडलाइन एक समान है। तो मोदी जी को कैसे चुनाव जिताया जाए, इस पर सब लोग काम कर रहे थे। तो भाजपा हर तरीके के हथकंडे अपनाती है, और कैसे भी चुनाव जीतना है, चाहे पैसा खर्चा करना हो, चाहे वोट बनवाना हो, चाहे लोगों को कैसे भी प्रभावित करना हो, उस पर काम करती है। अच्छा, अभी एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है जिसमें योगी कैबिनेट प्रयागराज गई है। जितने भी उनके समर्थक हैं, जैसे अपना दल एस की बात करें, उनका भी नाम लेते पुकार रहे हैं कि आशीष जी आइए, सपोर्ट करिए। तो क्या इसका कुछ प्रभाव मिल्कीपुर चुनाव पे पड़ेगा? नहीं, आपने देखा जिस तरीका आप बोल रहे हैं कि फलाने जी नहीं बोला गया है। आशीष पटेल कहाँ हैं? आशीष पटेल को, अरे पीछे को छिपे हैं भाई, छिपे हैं पीछे जैसे। अरे आपको अगर अपने सहयोगियों का और अपने लोगों का ध्यान रखना, तो आप आगे खड़ा करेंगे ना। जैसे संजय निषाद के लिए भी वही भाषा का इस्तेमाल हुआ, ओम प्रकाश राजभर के लिए भी उसी भाषा का इस्तेमाल हुआ कि छिपे हुए हैं। आशीष पटेल ये बड़ा छिपे हुए हैं।
ये छिपने का क्या कारण है? ये छिपने का जो शब्द इस्तेमाल किया योगी जी ने, मैं समझता हूँ कि ये उनका अपमान किया है और पूरी तरीके से नहीं, अगर आप ये पूरी तरीके से, अगर वो समर्थन में नहीं होते तो फिर प्रयागराज क्यों जाते हैं? नहीं, समर्थन की बात है भाई, तो सरकार में मंत्री हैं, तो सरकार है तो मजबूरी है ही है उनके पास। पर जिस तरीके का सम्मान देना चाहिए था, वो शब्दों को आप देख सकते हैं, वीडियो आप फिर से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि वहाँ सम्मान दिया गया और उनका अपमान किया गया है। अच्छा, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने बनारस में ऐसा क्या काम करा है जो आपको लगता हो कि एक अच्छा काम करा हो, कुछ आपके नॉलेज में हो ऐसा? देखिए, बनारस में मोदी जी ने जो भी अभी तक काम किया है वो केवल दिखावटी है, कहीं पर भी जनता को लाभ नहीं मिल रहा। जैसे एक बंदरगाह उन्होंने बनाया है, रामनगर में राल्हुपुर में बंदरगाह बना है, उसके बारे में जरा पता लगा लीजिए, कितनी वहाँ से सिपाही गई, कितनी बार वहाँ से सामान आया गया, एक बार भी नहीं आया गया। एक उन्होंने वहाँ पर TFC सेंटर बनाया है लालपुर में, सबसे पहले वही काम किया था, कई 100 करोड़ का है, वहाँ कुछ नहीं होता, वहाँ केवल संघ की और बीजेपी की मीटिंग होती है TFC सेंटर में। जो काम उनके द्वारा हुआ है, मैं समझता हूँ आप उठाकर देख सकते हैं, कोई ऐसा काम नहीं। जिससे आज उन्होंने ट्राम एक वो बना रहे हैं रोप वे, वो पूरी तरीके से निरर्थक साबित होगा, आप देख लीजिएगा। बिना लोगों को मुआवजा दिए, बिना लोगों को नोटिस दिए, लोगों के घर गिराया जा रहा है, लोगों के मकान गिराया जा रहा है और लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि वहाँ की जनता बहुत ऊब चुकी है, बहुत परेशान है। आपने एक बात करी अभी इसमें संघ की, 1991 में जब आप थे, 1996 में जब आपने चुनाव लड़ा, तो उससे पहले आप ABP में थे, वो भी RSS का एक घटक है। तो वो विचारधारा अभी भी आपके जहन में है कि वो विचारधारा एकदम खत्म हो गई जहाँ से आपकी शुरुआत हुई? देखिए, ऐसा है कि हम लोगों की विचारधारा कांग्रेस की थी, कांग्रेस से शुरू, कांग्रेस DNA में है हमारे। पहली बार तो आपको टिकट बीजेपी ने दिया। मैं बता रहा हूँ ना, पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी DNA में है और शुरू से कांग्रेस ही रहे हम लोग। और जो स्थितियाँ सामने थी, हम लोग विद्यार्थी परिषद से पॉलिटिक्स शुरू किए और विद्यार्थी परिषद में जो चीज़ें जो हम लोगों ने सीखा, आपस में एक दूसरे के साथ खड़े होना, ये जरूर वहाँ सीखा, पर जो अच्छाइयाँ थी वो सीख ली। जो उनकी बुराइयाँ थी, देश को तोड़ने का, समाज में बंटवारे का, हिंदू मुसलमान का, वो हम लोग नहीं सीख पाए, इसलिए उनके साथ नहीं रह पाए, उनका साथ छोड़ दिया। कहा तो ये जाता है कि 2009 में जब आप बीजेपी से अलग हुए तो उसका मेन कारण ये था कि मुरली मनोहर जोशी जी सांसदी का टिकट नहीं, क्यों नहीं टिकट लेंगे भाई? टिकट क्यों नहीं लेंगे? मुरली मनोहर जोशी की जागीर है या मोदी की जागीर है बनारस? बनारस हमारा है, हम काशी वासी हैं, हम गुजरात से नहीं आए, हम अल्मोड़ा से नहीं आए थे, हमारा घर है काशी। क्या ये सच था? इसीलिए बीजेपी? नहीं, बिल्कुल, हम अपना अधिकार मांगेंगे, नहीं, अपना हक अधिकार मांगेंगे। जब हक अधिकार नहीं दोगे तो लड़ेंगे, लड़ रहे हैं और भगाएंगे इनको। भागने का समय आ गया है, हम मैदान छोड़ के भागने वाले हैं। जोशी पहले भाग गए, मोदी अब भाग जाएंगे। लेकिन हमेशा हम देखते हैं आप हमेशा विपक्ष में ही रहते हैं। 2009 में जब कांग्रेस की सरकार थी तब आप बीजेपी में थे, फिर आपने कांग्रेस का दामन थामा, तो ऐसा है, फिर विपक्ष में ऐसा आ गए। है कि ऐसा क्यों आपके साथ? ऐसा हम लड़ने वाले लोग हैं, विपक्ष में जाके लड़ते? नहीं, बिल्कुल, मैं सत्ता पक्ष में भी रहा हूँ। 96 से लेके 2002 तक, जब भाजपा में विधायक था तो सत्ता में था। 2002 से 1 साल मंत्री भी रहा हूँ, जब बसपा की सरकार थी तो मंत्री भी रहा हूँ। ऐसा नहीं है, वो जय हिंद सलामी, हमारे साथ जय हिंद सलामी हो चुकी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर दिक्कत कहाँ है कि हम किसी की चमचागिरी नहीं कर सकते, हम उनके पिछलगू नहीं बन सकते कि आप जबरदस्ती आके कब्जा करोगे हमारी धरती पर, हम उसको सब स्वीकार नहीं करेंगे। हम निश्चित तौर से, हमारी धरती है, हम काशीवासी हैं, काशी की बात करते हैं। आज उसी काशी को बर्बाद कर दिया इन लोगों ने पूरी तरीके से। जो बनारसी मस्ती थी, मजा था, वो सब ध्वस्त कर दिया। आपको नहीं लगता कि डेवलपमेंट हुआ है वहाँ पे? आप देख लो, किसी बनारस के लोगों से बात कर लो, कौन सा डेवलपमेंट हुआ है देख लो आप। केवल तोड़ो की राजनीति हो रही है। बनारस को कोई एक व्यापार मिला है, एक फैक्ट्री लगी है? मोदी के कार्यकाल में एक कारखाना नहीं लगा है। जो कारखाने बड़ा है, टूरिस्ट प्लेस तो बहुत बड़ा हो गया। टूरिस्ट प्लेस बड़ा है, आप देख लो, बनारस जाम पड़ा हुआ है पूरा शहर। न बनारसी साड़ी बिक रही है, न बनारस में कोई काम ऐसा हो रहा है। केवल और केवल जो लोग माँ गंगा का स्नान करने के लिए जा रहे हैं, वही जा रहे हैं दर्शन करने, दर्शन करके तुरंत निकल जा रहे हैं। इंडिया गठबंधन जो बना, ये क्यों बना है? किस लिए बनाया गया था? ऐसा क्या था कि आप लोगों ने इंडिया गठबंधन का कारण ये था कि जो एक समान विचारधारा की पार्टियां एकजुट खड़ी होकर एक साथ खड़ी रहेंगी, और जो आज ये आज भाजपा जो गठबंधन, एनडीए गठबंधन जो आज बना है, उसको उखाड़ने के लिए बनी थी। और मैं समझता हूँ कि काफ़ी हद तक
इंडिया गठबंधन लेकिन सफल हुआ। आप लोग गठबंधन में हैं, उसके बाद फिर दिल्ली में आपने केजरीवाल जी का साथ छोड़ दिया। नहीं देखिए, वहाँ की स्थितियाँ दूसरी बनी, क्योंकि केजरीवाल को पहले समझ नहीं पाए हमारे लोग, बाद में समझ गए कि ये बीजेपी की बी टीम है, ये बीजेपी के साथ काम। मैं तो उसका 14 का आपके सामने एग्जाम्पल बैठा हूँ, केजरीवाल जी कहते हैं तो कि मैं बता रहा हूँ 14 में केजरीवाल जी तब गए जब वहां पर मोदी से उनकी फिक्सिंग हो गई, और फिक्सिंग के साथ वहां बनारस चुनाव लड़ने गए। ठीक है, तो पूरी तरीके से केजरीवाल जी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं। केजरीवाल जी कहते हैं कि कांग्रेस बी टीम के रूप में काम कर रही है, कांग्रेस और बीजेपी वाले मिलकर हमें हराना चाहते हैं। आप बताओ ना भाई, आप केजरीवाल का पुराना इतिहास देख लो। ये पहले ये भाजपा के अंदर काम करते थे, स्वदेशी जागरण मंच में, उनके खिलाफ मैं बता रहा हूँ स्वदेशी जागरण मंच में थे, ये उसमें काम करते थे। ये विवेकानंद फाउंडेशन के मेंबर रहे हैं, आज भी हैं, आप पता लगा लेना। केजरीवाल जी, इनकी बीबी सुनीता केजरीवाल, दोनों लोग, ये लोग आरएसएस का काम करते थे। पूछ लेना संघ में काम करते थे नहीं करते थे, मैं जानता हूँ। आप भी रहकर आए ना, तो मैं आप बता, तो एबीपी में आप भी रहकर आए तो ना। मैं विद्यार्थी परिषद में था। हाँ। तो आज नई चीजें समझ में आई, ये बंटवारे का काम करते हैं, मैंने इनको त्याग दिया। उन्होंने भी तो फिर त्याग दिया होगा। नहीं नहीं, आज भी उनके साथ खड़े हैं, त्यागी नहीं, आज भी उनके साथ खड़े हैं। उनका कहना है कि आपने शीला दीक्षित के बेटे को उनके सामने खड़ा कर दिया। अगर कोई सपोर्ट करना चाह रहा है, अगर इंडिया गठबंधन था तो एटलीस्ट सपोर्ट करना चाहिए था। नहीं नहीं, देखिए केजरीवाल जैसा झूठा आदमी, जनता को ठगने वाला आदमी, और सचमुच अगर किसी ने दिल्ली में काम किया या दिल्ली के विकास का काम किया है, तो वो शीला जी ने किया, कांग्रेस पार्टी ने किया, तो उनके बेटे का हक है, मिलना चाहिए संदीप दीक्षित को। भाई वहाँ की अगर जनता का किसी ने काम किया, दिल्ली को सुंदर बनाने का काम किया, तो कांग्रेस पार्टी के नेता हमारे शीला दीक्षित जी ने किया, और संदीप दीक्षित जी को निश्चित उनको समर्थन मिलना चाहिए, और भारी मतों से वहाँ की जनता को जिताना चाहिए, और केजरीवाल को बुरी तरीके से हराना चाहिए। आपको नहीं लगता है कि जो आप पार्टी ने काम करे, जैसे स्कूल मॉडल उन्होंने दिया, या हेल्थ मॉडल उन्होंने दिया, आम आदमी क्लिनिक उन्होंने दे दिया, बच्चों के लिए शिक्षा उन्होंने दे दी, तो क्या आपको लगता था कि पहले की गवर्नमेंट में ऐसा हुआ था? आप उठाकर देख लो ना, पूरी तरीके से दिल्ली में क्या स्तर है हॉस्पिटल का, आप देख लो। हॉस्पिटल भी राहुल जी गए थे, एम्स के बाहर आपने देखा क्या हाल हो रखा है। आप देखिए किसकी व्यवस्था है वहाँ पे, जो बाहर से लोग जाते हैं, आपका परिवार जाएगा, आपके घर का कोई जाए, भगवान न कभी करे। एम्स तो किसी केंद्र शासित है ना। नहीं, बाहर जो है, जो बाहर, एम्स के अंदर नहीं, एक एम्स के बाहर लोग सड़कों पर सोते हैं। जो उनके साथ जाता है पेशेंट के साथ, उनके परिवार का आदमी जो देख रेख में, वो बाहर सोता है। वो व्यवस्था कौन देखेगा? वो प्रदेश की सरकार की व्यवस्था देखनी है। प्रदेश की सरकार पूरी तरीके से फेल है। आपको नहीं लगता कि ये जो इंडिया गठबंधन बनाया गया, ये खाली मोदी जी के खिलाफ में बनाया गया है? नहीं, स्थितियां, इसका कोई एजेंडा अलग है? एक विचारधारा के लोग जो हैं वो आज भी साथ है। जो बीजेपी की बी टीम के रूप में साथ काम कर रहे थे, वो अलग हो गए, वो अलग साथ काम कर रहे हैं। लालू यादव का कहना है कि इंडिया गठबंधन में से राहुल गांधी जी को हटा दीजिए, या फिर इसका नेतृत्व जो है ममता। नहीं, कभी नहीं कहा है लालू जी ने। अभी लालू जी से राहुल जी की मुलाकात हुई है, नहीं बोला उन्होंने कि इसका नेतृत्व। अब वो सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि लालू जी का पूरा सहयोग और समर्थन है साथ। अच्छा, जिस तरीके से राहुल गांधी जी को संभल में जाने से रोका गया, तो आपको क्या लगता है इसमें बीजेपी की क्या मंशा रही होगी? नहीं, बीजेपी की मंशा कि बीजेपी ने दंगा कराया है। अब वहाँ का सीओ जिस तरीके से आप देख सकते हैं, वर्दी पहनकर गदा लेके चल रहा है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। उसको पूरी तरीके से उसको सस्पेंड करना चाहिए, उसको बर्खास्त करना चाहिए नौकरी से। वो पूरी वहाँ पर उसने पुलिस की वर्दी का अपमान किया है। तो ये पूरी तरह भाजपा की योजनाबद्ध तरीके से संभल में दंगा कराए और लोगों को मरवाया है भाजपा ने जानबूझकर। वो पूरा दंगा सुनियोजित था भाजपा के द्वारा। नहीं, मुस्लिमों के बीच में आपकी क्या छवि जा रही है? मुस्लिम के बीच में क्या छवि? मुसलमान क्यों? अब तो मुसलमान तो शुरू से जो हमारे साथ खड़ा है और हम लोग उनके साथ खड़े हैं। अभी बनारस में आप देख लीजिए, बनारस में जो कैंडिडेट लड़ा था बसपा ने जानबूझकर लड़ाया था मुसलमान। 28,000 वोट मिला, 20,000 पूरा तरफा पोलिंग किया मोदी के खिलाफ। हमको कांग्रेस पार्टी को दिया मुसलमान ने। मुसलमान हमारा भाई, हम उसके साथ खड़े हैं। अच्छा, राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा जो थी, जो उन्होंने यात्रा शुरू करी, उससे पहले उनकी जो छवि और जो मीम्स बनते थे, अधिकतर लोग उन्हें पप्पू के नाम से बुलाते थे, कुछ केंद्रीय मंत्री उनको पप्पू के नाम से बुलाते थे। तो आपको लगता है कि उससे कुछ बदलाव आया भारत जोड़ो यात्रा से? राहुल गांधी जी शुरू से अपने इश्यूज पे खड़े रहे। राहुल गांधी ने कभी समझौता नहीं किया, राहुल गांधी ने कभी झुकना स्वीकार नहीं किया। इस नाते भाजपा के लोग परेशान थे। राहुल गांधी जी सर्वमान्य नेता थे और सर्वमान्य नेता रहेंगे। उनके ब्लड में इस देश की सेवा है, इस राष्ट्र के प्रति सोच है। वो पूरी तरीके से देश के प्रति समर्पित हैं। यात्रा करने के पहले भी राहुल गांधी थे।
यात्रा के बाद भी राहुल गांधी ही हैं और निश्चित तौर से राहुल जी मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हम सब लोगों का पूरा समर्थन, पूरा देश उनसे प्यार कर रहा है, पूरे लोग उनके साथ खड़े। क्या कभी अजय राय जी को दूसरी पार्टी में जाने का मौका मिला तो वो किस में जाएंगे? देखो, ऐसा है कि हम लोग अब राजनीति करके ऐसी जगह पर खड़े हो चुके हैं कि जहाँ एक ऐसी पार्टी है और जो इस देश के लिए, यहाँ के लोगों के लिए सोच रही है, और कांग्रेस को जरूरत है आज हमारी। हम सब लोग कांग्रेस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे जब तक नरेंद्र दामोदर दास मोदी को बनारस से उखाड़ कर फेंक नहीं देंगे। कटिबद्ध हैं, वचनबद्ध हैं, कांग्रेस के साथ खड़े हैं और कांग्रेस के साथ खड़े रहेंगे। लेकिन इस बार तो वो रिटायरमेंट ही ले रहे हैं ना। जहां से भी उनको 27 में उखाड़ेंगे, अभी 27 विधानसभा में बनारस में हराएंगे डंके की चोट पर। मान ली चुनाव ही नहीं लड़ते तब क्या अरे विधायक उनके हैं ना, भी मोदी के प्रधानमंत्री रहते हैं, बनारस में हराएंगे, सभी सीट हराएंगे उनको। आपने जब राजनीति में कदम रखा था तो आपका एक निजी फैसला था या एक सोची समझी रणनीति थी, या इसका कोई और भी कारण? नहीं, राजनीति में हम सब लोग मिलकर काम करने, परिवार हमारी पृष्ठभूमि रही है, लोगों की सेवा करना। नहीं, आपके पिताजी भी राजनीति में जनता बता तो थी, हमारे पिताजी, बड़े पिताजी सब लोग फ्रीडम फाइटर थे, परशुराम राय जी। हम सब लोगों के अंदर जनता की सेवा करने का भाव था, हम लोग इसलिए राजनीति में आए। अच्छा, अभी तक का जो आपने कार्य करे इसमें सबसे बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य कौन सा रहा यहाँ तक अभी जो आप कार्य करके आए हैं? चुनौतीपूर्ण मेरे लिए तो जीवन ही चुनौती है पूरा। शुरू से, जब से 18 साल की उम्र से लड़ रहा हूँ, जब बड़े भैया की घटना घटी तब से लड़ रहा हूँ, आज तक लड़ रहा हूँ। कभी पीछे नहीं हटा और कभी समझौता नहीं किया आज तक किसी से। न कोई मुझे पैसे पे खरीद पाया, न पद पे खरीद पाया, और न मुझे कभी झुका पाया। मैं बाबा विश्वनाथ का भक्त हूँ, महादेव का, उन्हीं के सामने सर झुकता है और हर हर महादेव कहता हूँ। कांग्रेस पार्टी में शामिल होने के बाद सबसे बड़ी आपकी उपलब्धि क्या थी? सबसे बड़ी उपलब्धि है कि आज देश के सबसे हमारे जो सर्वमान्य नेता, देश गरीबों के लिए खड़े होने वाले नेता राहुल जी, प्रियंका जी, पूरा परिवार, खड़गे जी, उन सब लोगों के मार्गदर्शन में काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ा जो चुनौती आज स्वीकार किया वो नरेंद्र मोदी से, बनारस से इस बार जो हमने 7 राउंड प्रधानमंत्री को जो पीछे किया, घुटने के बल बैठाया, ये मेरे लिए मेरे जीवन का सुनहरा अवसर है। अगर आपको एक दिन किसी और का जीवन जीने का मौका मिले तो आप किसका जिएंगे? निश्चित तौर से अगर जीने का अवसर मिलेगा तो मैं महात्मा गांधी की तरह जीना चाहूँगा। अच्छा, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा में से अगर आपको एक को चुनना हो तो आप किसे चुनेंगे? दोनों हमारे भाई और हमारे भाई बहन है, हमारे भाई है, बहन की तरह हम लोग से प्यार है, लगाव है, और राहुल गांधी से भाई की तरह प्यार है। अच्छा, आपका सबसे मनपसंदीदा नेता कौन सा है जिसको आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं? देखो, आज के दिन में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि सबसे मन पसंदीदा नेता अगर हम लोग के कोई रहे तो राजीव गांधी जी थे, जिनको राजीव जी को हम लोग बहुत प्यार करते थे और बनारस से होकर गए थे। उनके साथ जो घटना घटी, बनारस से होकर गए थे, और मैं खुद जिप्सी चला रहा था, उसी जिप्सी में खुद राजीव गांधी जी बैठे थे। वो मनपसंद नेता है हम लोगों को। आपके हिसाब से अभी तक का बेस्ट प्राइम मिनिस्टर कौन है? अभी तक के जो जितने भी लोग आए उसमें तो सबसे बेस्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी रहे। देश का सबसे अच्छा सीएम? अब सीएम के बारे में तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अभी जो चीज़ें चल रही हैं, सबसे खराब सीएम पूछिए, सबसे खराब सीएम तो योगी हैं। जितना सबसे खराब सीएम इन्होंने काम किया, बेस्ट सीएम के रूप में हमारे लोग जो कांग्रेस के कार्यकाल के लोग थे, चाहे वो नरेंद्र तिवारी जी हों, चाहे उस समय पंडित कमलापति जी हों, ये लोगों ने काम बहुत किया, वीर बहादुर सिंह जी, इन लोगों ने काम किया। जो कल कारखाने लगे कांग्रेस के समय लगे, बाकी सरकारों ने तो सब बेचा, उस कारखानों को बेचा है केवल। देश का सबसे ईमानदार नेता कौन है आज के दिन में? आज के दिन में राहुल गांधी। क्या राहुल गांधी को खुद को एक प्रगतिशील और एक युवा नेता के रूप में स्थापित करने के लिए सफल हुए हैं? बिल्कुल, राहुल गांधी जी सर्वमान्य नेता हैं। अभी ने कहा कि कितना इनके मंत्रियों ने, कितने इनके लोगों ने उनके मीम्स बनाए, कितने बारे में उनके आरोप प्रत्यारोप, उनके ऊपर तमाम मनगढ़ंत बातें कहीं, पर राहुल गांधी हिले नहीं। राहुल गांधी जी सर्वमान्य नेता और पूरे देश में सबसे लोकप्रिय नेता है। कांग्रेस की सबसे बड़ी उपलब्धि उत्तर प्रदेश में क्या रही है अभी तक? पूरे कल कारखाने जितने भी लगे हमारे कांग्रेस के समय के हैं। आप देख लो, उसके बाद हमारी सरकार गई, कितने कारखाने लगे। चीनी मिल हमने लगाई, कताई मिल हमने लगाई। पूरे प्रदेश के अंदर जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हमने किया, कांग्रेस ने किया। जो कांग्रेस ने आज तक काम कर दिया, बाकी की सरकारें कुछ नहीं कर पाई। लोकसभा चुनाव व अन्य चुनाव में सबसे बड़ा मुकाबला क्या रहा आपके लिए? मुकाबला था मोदी से लड़ना। विधानसभा भी पहला जो चुनाव में लड़ा था, कामरेड उदल से लड़ा था। 9 बार के एमएलए थे, 9 बार के एमएलए थे। 96 में जब मैं लड़ा था, मैं 25 साल 8 महीने मेरी एज थी। बाबा विश्वनाथ की कृपा से वो भी चुनाव जीता। अखिलेश यादव के बारे में आपके क्या विचार है?
नेता हैं, एक सामान्य नेता हैं, अपनी राजनीति कर रहे हैं। लेकिन आपने एक उनके ऊपर बयान भी दिया था, नहीं, वो तो जब उन्होंने जो बात बोली थी उसका मैंने जवाब दिया था। क्या वो सही था बयान? मैं एक सामान्य से नेता है, मैं तो नहीं कहना चाहूँगा। आपके विचार से राजनीति में युवा नेतृत्व का क्या महत्व है और युवा को किसकी अहम भूमिका निभानी नहीं, चाहिए? युवाओं को आना चाहिए। देखिए, युवाओं को राजनीति में आना चाहिए, पढ़े लिखे लोगों को आना चाहिए, जिससे कि उनका भविष्य, आज पूरे नौजवानों का भविष्य कहाँ है? आज लड़के लड़कियां पढ़कर निकल रहे हैं, कहीं रोजगार है, कहीं काम है? आप मीडिया में देख लीजिए, रोज छटे जा रहे हैं लोग, रोज हटाए जा रहे हैं। जब मालिकान का जो आदेश होगा वही होगा। तो नौजवान आगे बढ़े, राजनीति में आगे आवे, हम लोग उसको आगे बढ़ाएंगे, हमारे नेता आगे बढ़ा रहे हैं। इंडिया की सबसे भ्रष्ट पार्टी आप किसे मानते हैं? भारतीय जनता पार्टी। इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष घूस लेते हुए पूरा वीडियो वायरल हुआ था बंगारू लक्ष्मण का। आज तक राष्ट्रीय किसी अध्यक्ष का कोई वीडियो आया है? बंगारू लक्ष्मण सीधे सीधे पैसे खा रहे हैं, सीधे वीडियो आया बंगारू लक्ष्मण का। सबसे भ्रष्ट पार्टी है भाजपा। अच्छा, निजी जीवन और सार्वजनिक जीवन में आप संतुलन कैसे बनाते हैं? नहीं, पारिवारिक भी जीवन होगा हम लोग आपका? सब लोग मिलके, हमारा पूरा परिवार हमारे साथ सपोर्ट करता है, हमारे बच्चे, हमारी पत्नी, सबका परिवार सहयोग करता है और हम लोग मिलकर काम करते हैं। कांग्रेस पार्टी का कोई एक ऐसा विजन जो मोदी के विजन से बेहतर हो? देखिए, कांग्रेस हमेशा एक काम करने वाली पार्टी रही है, आगे देश को आगे ले जाने का काम किया। इस देश को एम्स हमने दिया, IIM हमने दिया, IIT हमने दिया, इसरो हमने दिया, सब कुछ। जितने इसरो पे आज ये डंका बजा रहे हैं, किसका? नेहरू जी ने किया। जितने भी अब बड़े काम, ये कांग्रेस का विजन है। कांग्रेस इस देश को आगे ले जाने की सोचती है, आगे हमेशा बढ़ाती है। अगर आप बनारस से जीतते हैं तो आप बनारस वासियों के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? देखिए, पहली बात, बनारस से अगर जिस दिन मैं चुनाव जीतूंगा, उस दिन काशी का जो बनारसीपन है, जो आज गुजरातीपन हो गया, गुजराती, अब वहाँ केम छो मजा वहाँ बोला जा रहा है। पहले वहाँ बनारसी भाषा थी, का भैया का हाल चाल हो, अब ये खत्म हो गया। तो जो बनारसीपन है उसको ले आएंगे। बाकी तो वहाँ की मिट्टी से जुड़े हैं हम। जो हम लोगों ने अपनी विधानसभा में काम किया है, वो निश्चित तौर से मजबूती से पूरे बनारस में काम करेंगे। रोजगार, जो नौजवानों को रोजगार है, काम है, जो आज वो सारी चीज़ों को आगे ले चलेंगे। और बनारस के अंदर जो सबसे मूल चीज़ है, मेट्रो, बनारस के अंदर बाहर शहर के बार मेट्रो स्थापित करना, वो हमारी प्राथमिकता होगी। कांग्रेस पार्टी के भीतर आलोचना के बावजूद पार्टी के सीनियर नेताओं का पदों पर बने रहना भविष्य को प्रभावित करता है? कई बार आलोचनाएं होती हैं। नहीं, देखिए, कांग्रेस में लोकतंत्र है। कांग्रेस में एक दूसरे के ऊपर, मैं मीटिंग्स में भी लोग बात करते हैं। कांग्रेस में कहीं पर भी रोक छोक नहीं है, लोग मिलकर काम करते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं। कांग्रेस के अंदर कहीं पर भी जरा सा भी आपस में किसी का मनमुटाव नहीं है। आपको क्या कभी लगा है कि प्रियंका गांधी जी के आने से कांग्रेस पार्टी में कुछ बदलाव आए हैं? निश्चित तौर से उत्तर प्रदेश में प्रियंका जी मजबूत हमारी नेता हैं, हम सबकी बड़ी लीडर है। उनको सांसद में पहुंचने से पूरे देश के अंदर एक संदेश गया है और मजबूती से वो बात विपक्ष में रखती हैं अपनी बात। लेकिन आपका जो यहाँ पे वोट था 2% ही रह गया। अरे 2024 में बात करो ना आप। 2024 की हम पहले की बात कर रहे हैं। 2024 के पहले की बात आप कर रहे हैं, 24 में बात करिए। 24 में कितनी सीटें थी आप यहाँ पे? अरे हमको 17 मिली थी, जिसमें से हम 6 सीट जीते हैं। और जो हारे हैं कहीं 18,000 से आ रहे हैं। मोदी जी 10 लाख पार कर रहे थे, 10 लाख, 1.5 लाख से जीतने में सारे कुकर्म हो गए उनके। सारे कुकर्म कर डाला, पैसे रुपए से लेकर सारा प्रशासनिक व्यवस्था सब कुछ किया, सारा का सारा पूरा देश की मशीनरी लगा दी। उसके बाद भी 1.5 लाख से जितने पसीने फेंक दिए, 7 राउंड आ रहे हैं मोदी। क्या आपको कभी लगता है कि कांग्रेस को अपनी नीतियों में कुछ बदलाव करने चाहिए, जिससे भारतीय जनता पार्टी को भविष्य में जो नहीं, कांग्रेस अपने मजबूत जो निर्णय कांग्रेस है, हम सबको साथ लेकर चलते हैं। हम सर्व समाज की बात करते हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई की बात करते हैं। उस पर हमको आगे उसी पे करना है। राहुल गांधी जी की जो सोच है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी की जो सोच है, प्रियंका जी की सोच है, उस सोच पे हमको आगे चलना चाहिए। ऐसा क्या हो रहा है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पार्टी छोड़ के जा रहे हैं? उत्तर प्रदेश में जैसे जितिन प्रसाद का पार्टी का छोड़ना हुआ। देखिए, वो लोग अपने स्वार्थ के तहत गए, पर आज वहाँ गए हैं, आप देखिए नेपथ्य में है, कभी नाम सुन। मंत्री पद पा गए। अरे मंत्री तो बहुत लोग बनकर गली में घूम रहे हैं, गलियों में घूम रहे हैं। कहीं नाम है, नेपथ्य में है, कोई चर्चा में है। जितिन प्रसाद चर्चा में, किसी को भी देख लो आप, जो भी भाजपा में गए, सब नेपथ्य में पड़े हुए हैं। मंत्री बनना और मंत्री पद पे रहकर काम करना, दोनों में अंतर है। ज्योति आदित्य सिंधिया जी के बारे में वही हाल है। मध्य प्रदेश में आज इतने बड़े नेता थे पूरे देश के, आज मध्य प्रदेश में उनका कोई महत्व नहीं हो रहा है।
आज वहाँ पर उनको किनारे करके रखा गया, कोई निर्णय उनके उनके अनुसार नहीं हो रहे। उन्होंने एक इंटरव्यू में बात कही थी कि कांग्रेस पार्टी ने पहले कहा कि आपको सीएम बनाएंगे, बाद में उसके बाद पीछे हट गए। वो एक इंटरव्यू में उन्होंने बोला था ये चीज़। नहीं, कांग्रेस तो उनको पूरे परिवार को आगे बढ़ाने में काम किया। भाजपा में गए थे, सीएम कहाँ बन पाए? मोहन यादव बन गए, ज्योतिरादित्य नहीं बन पाए। कैबिनेट मिनिस्टर अरे कैबिनेट मिनिस्टर तो पहले भी थे यहाँ पर ही। यहाँ कांग्रेस में भी तो पूरे 14 से लेके 24 तक मंत्री रहे हैं। यहाँ सीएम बनने गए थे, मत बीजेपी में कहाँ सीएम बन पाए? मोहन यादव को बना दिया, लाके कहीं से खोज कर ढूंढ कर लाके बना दिया मोहन यादव को। क्या आपको लगता है कांग्रेस पार्टी में महिलाओं और युवाओं के लिए अधिक स्थान देना चाहिए? बिल्कुल स्थान हम पहले भी दिए थे, आज भी देंगे और आगे भी देंगे। क्या कभी कांग्रेस पार्टी और भाजपा का गठबंधन हो सकता है? अरे भाई, अब ये तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल की आप बात कर रहे हो। नहीं तो कभी गठबंधन नहीं होगा? सवाल ही नहीं है। कांग्रेस की विचारधारा जो है वो अलग है, भाजपा की विचारधारा अलग है। भाजपा की विचारधारा तोड़ने की है, कांग्रेस पार्टी की जोड़ने की है। हम सबको जोड़ कर लेके चलते हैं। आपको कभी लगता है कि विपक्ष में जो अन्य पार्टी उनमें विश्वास की कमी है, जिसके कारण वो एकता नहीं बना पा रही? जैसे इंडिया अलायंस भी रहा, उसमें बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। आप अलग हो गए, ममता जी अलग हो गई, सब लोग अपना अलग अलग काम कर रहे हैं। कांग्रेस दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रही है। कांग्रेस में लोगों का विश्वास बढ़ रहा है। आप महंगाई देख लो, 14 के पहले की देख लो स्थिति। हमारे समय में खाने पीने के सारे सामान सस्ते थे, चाहे दाल हो, चावल हो, आटा हो, मसाला हो, बिजली हो, तेल, जो भी आप देखोगे सब कुछ सस्ता था। आज डॉलर था, डॉलर कितने का था? 52-53 रुपए का। आज कितने का है? आज अभी 87 हो गया था। तो पूरी तरीके से देश की व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। कांग्रेस के नेतृत्व में फिर हमारी सरकार इस पूरे देश के अंदर और प्रदेशों में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। स्मृति ईरानी जी के बारे में आपके क्या विचार हैं? नहीं, स्मृति ईरानी निश्चित तौर से एक बहुत ही साधारण एक नाटक के कलाकार हैं और बड़ी बड़ी बातें करने वाली थी, पर कुछ काम कर नहीं पाई। इस नाते आप देखिए, अमेठी चुनाव हारी और धरना प्रदर्शन करती थी महंगाई पर, सिलेंडर लेकर, सब्जियों की माला पहनकर। वो पूरी तरीके से मैं समझता हूँ कि जनता जान चुकी है और इस लोगों को समझ चुकी है जनता, इसलिए इनको हराया। अच्छा, विपक्ष में नेता प्रतिपक्ष किसे आप मानते हैं? राहुल गांधी या अखिलेश यादव? नहीं, वहाँ तो दिल्ली में तो पूरी तरीके से राहुल जी है ना नेता प्रतिपक्ष। एलओपी उनके पास पद है, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी। यूपी की बात हम कर रहे हैं सर। नहीं, यूपी में तो समाजवादी पार्टी के वो हैं, माता प्रसाद पांडे जी हैं नेता प्रतिपक्ष। माता प्रसाद पांडे जी को पद दिया हुआ है इन्होंने। अच्छा, आप स्वयं एक हिंदू हैं, लेकिन प्रयागराज से आपका और महाकुंभ से आपका क्या तनातनी रहती है? आपका कांग्रेस पार्टी का कोई भी व्यक्ति अभी तक महाकुंभ नहाने नहीं गया। ऐसा तो नहीं कहीं आप लोग जाते हो महाकुंभ, मीडिया को ना बताते हो? नहीं, ऐसा नहीं नहा है। के चले आते हो? नहीं, बिल्कुल हम मार्केटिंग नहीं करते हैं। आज ही मेरा परिवार गया है, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, सब लोग आज गए वहाँ। आप गए हैं स्वयं? मैं जाऊँगा फरवरी में। अभी ये सारे भी, अभी ये शाही स्नान है, अभी मौनी अमावस्या है, बसंत पंचमी के बाद हम लोग जाएंगे, स्नान करेंगे, दर्शन करेंगे। कुंभ की व्यवस्थाएं कैसी हैं इस बार? बहुत ही अव्यवस्थित है। अभी तो वहाँ के सांसद आए थे, अभी उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उज्ज्वल रमण ने। आग लग गई वहाँ पर, पूरा सेक्टर जल गया। वहाँ जो दर्शनार्थी और जो वहाँ पे शिविरार्थी या शिविर में रह रहे हैं, जो स्नान करने आ रहे हैं, वो सब लोग बहुत परेशान है बेचारे, बहुत दिक्कत है उनको। पूरी व्यवस्था छिन्न भिन्न केवल वीआईपीकरण और गुजरात के लोगों को सारे ठेके दिए गए। गुजरात की कंपनियों को सारे ठेके देकर गुजरात से कराया जा रहा है। कोई ऐसी बड़ी कंपनी गुजरात की? कई कंपनियां हैं। हमारे बाबा विश्वनाथ के जो मंदिर में जो श्रवण पटेल ने आके वहाँ काम किया, उन्हीं की कंपनी वहाँ काम कर रही है। कई कंपनियां हैं जो अहमदाबाद से, और तमाम उन्होंने रजिस्ट्रेशन बाहर के करा रखे हैं, पर मूल कंपनी गुजरात की है। नहीं, मोदी सरकार ने इतना बड़ा बजट दिया, 2000 करोड़ का बजट दिया, उसके बाद आप बता रहे व्यवस्थाएं खराब हैं वहाँ। अभी तो आग लगी, कैसे आग लगी? और आधे घंटे बाद वहाँ पर फायर फाइटर गए, आधे घंटे बाद गए, पूरा आग में जल गया, स्वाह हो गया। कैसे आग लगी? इस पे जांच होनी चाहिए। केवल पैसे का बंदरबाट कर रही है पूरे ये उत्तर प्रदेश की सरकार, और गुजरात की जो कंपनियां हैं वो सरकारी कर्मचारी मिलकर पूरा बंदरबाट कर रहे हैं पैसे का। अच्छा, अमित शाह जी के ऊपर आपके क्या विचार है? अमित शाह पूरी तरीके से वो मैनेजमेंट वाले आदमी हैं, जो मैनेजमेंट पूरा चलाना वही उनका काम है। मैनेज करते रहते हैं, कैसे कौन सी सिस्टम को कहाँ कहाँ यूज़ करना है, उसमें अमित शाह माहिर हैं और पूरे कॉरपोरेट के हाथ में खेलते रहते हैं। राजनाथ सिंह जी के बारे में आपका क्या विचार है? अब राजनाथ सिंह के बारे में मैं क्या बताऊं? राजनाथ सिंह बहुत कमज़ोर आदमी है।
वो बहुत ही कमजोर और दबे हुए आदमी, उत्तर प्रदेश में तो मुख्यमंत्री भी रह चुके तो हो। इसलिए तो कुछ नहीं कर पाए। हाँ, बहुत दबे कमजोर आदमी है। आप कभी देखिए मोदी के सामने जब पढ़ते हैं तो कैसे पीछे भागते हैं, कैमरा जब आता है, आपने देखा कि नहीं, राजनाथ सिंह कैसे पीछे भागते हैं। कमजोर और बहुत दबे आदमी। योगी आदित्यनाथ जी के बारे में क्या विचार हैं आपके? वो तो केवल और केवल एक ही काम ही है, मस्जिद मंदिर को खोजना, हिंदू मुसलमान पे बोलना, बस यही काम करना, और बड़ी बड़ी बातें बोलना, काम कुछ नहीं करना। अब जाकर चुनाव प्रचार केवल करना, एक भी रोजगार काम देना लोगों को, युवाओं को काम देना, एक भी कहीं कुछ नहीं किया। केवल और केवल सारे पर्चे लीक हो गए, लोगों को कोई रोजगार नहीं मिला, नौजवान भविष्य अपना भविष्य तलाश रहा है। अच्छा, अमित शाह जी ने संसद में बयान दिया था मोदी जी की पढ़ाई को लेके, तो आपको क्या लगता है कांग्रेस उस पर ज़्यादातर हमलावर रही थी उनकी पढ़ाई को लेके? अच्छा ये बताओ, जब आप काम करने वाले आदमी हो, आपने जब एजुकेशन अच्छा किया, तो पढ़ाई पे चर्चा तभी उठती है जब आपके अंदर कहीं ना कहीं वो आरोप लग रहे हो। नहीं तो आपको लगता नहीं कि मोदी जी इतना पढ़े हुए हैं? अब ये उनकी कार्यप्रणाली बता देती है। टेलीप्रॉम्प्टर बंद हो जाता है तो बोल नहीं पाते हैं। पढ़े होते तो टेलीप्रॉम्प्टर बंद हो जाने के बाद बोल नहीं पाते हैं। मोदी जी टेलीप्रॉम्प्टर पे पढ़ के बोलते हैं, ये साबित करता है कि अनपढ़ है मोदी। अच्छा, गठबंधन कमजोर होने का कारण क्या है? इंडिया कहीं गठबंधन कमजोर नहीं है, जो एक विचारधारा के लोग हैं साथ खड़े हैं, जो बीजेपी की बी टीम के रूप में काम कर रहे थे वो हमारे बाहर चले गए। तो दिल्ली में आप लोग फिर अलग हो रहे हैं तो उससे बता तो दिया कि अब अरविंद केजरीवाल बीजेपी की बी टीम है और पूरी तरह से भाजपा से मिलकर काम कर रहे हैं। आज के हमारे पॉडकास्ट के जो मेहमान थे अजय राय जी थे, जिन्होंने सभी सवालों का एकदम निर्भीक होकर जवाब दिया, चाहे वो मुद्दा प्रयागराज का हो, चाहे नरेंद्र मोदी का मुद्दा हो, या सीएम योगी आदित्यनाथ का मुद्दा हो, या केजरीवाल का मुद्दा हो। ऐसे और भी पॉडकास्ट देखने के लिए जुड़े रहिए द मिलौर शो से।